हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास को इस क्लास में हम इस क्लास में हम 3 अगस्त 2023 फर्स्ट शिफ्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी चारों ही शिफ्ट के जो पेपर हुए थे CHSL की, ठीक है, उनको देखेंगे। अब देखो बेटा, ये जो क्लास है आपकी, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर जो 2023 में आएंगे और एसएससी के। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ये वीडियो है, ये क्लास है आपकी, ये एसएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप उसमें सीजीएल दीजिए, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम मतलब एसएससी लेती है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसएससी के सभी एग्ज़ाम का पैटर्न एक ही है, बस नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम और बढ़ती है, सिलेबस सेम होगा बिल्कुल। वही आपका स्टैटिक आती है, वही करंट अफेयर्स आती है, वही जी के जीएस आती है और एनसीईआरटी बेस आती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया बेटा कि जो एसएससी है वो अपने पेपर में मोस्टली जो है पीवाईक्यू पूछती है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछती है। अगर डिफरेंस 1 साल का है, उसके बाद आपको थोड़ा सा करंट अफेयर को देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, है ना। और हर सब्जेक्ट में एसएससी का ये क्राइटेरिया है। अब जैसे ये जो पेपर है आपका, ठीक है, ये 3 अगस्त 2023 को हुआ था। अभी आपका नवंबर चल रहा है। ठीक है, तो ये करंट है बिल्कुल। ओके, तो फर्स्ट शिफ्ट CHSL का हम पेपर देखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं, ठीक है, उनको भी देखेंगे। ये आपके जो है सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट है, एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट है, दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका फ़ायदा बेटा आपको ये रहेगा कि जिन बच्चों का दिल्ली पुलिस का पेपर है, ठीक है, और जीडी का पेपर है बेटा, तो आपको मतलब जो है आपका इन्हीं क्लास से काम चल जाएगा। याद रखना इस बात को आप। ठीक है, अच्छी तरीके से क्लास को देखना, बातें ना करना और अपने दोस्तों को शेयर करें। समय पर ज़रूर आइएगा आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करता जी क्लास को बेटा एक बार हम। ओके, जो छात्र जुड़ गए हैं उन सभी को सबसे पहले अहोई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, ओके, एक बार सभी स्टूडेंट जो है कमेंट कर दीजिए जो जो जुड़ गए हैं। चलो बेटा एक बार, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला हमारा आज की क्लास का, मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरों पर हॉकिंस स्टैंड बनाए रखा। इस संदर्भ में हॉकिंस स्टैंड का क्या अर्थ है? तो हॉकिंस स्टैंड का मतलब होता है ब्याज दरों में वृद्धि की गई है। क्या मतलब होता है? ब्याज दरों में वृद्धि की गई है। क्या मतलब होता है? ब्याज दरों में वृद्धि की गई है। ठीक है, याद रखना। ये जो हॉकिंस स्टैंड होता है, इसका मतलब क्या होता है? ब्याज दरों में वृद्धि की गई है। ठीक है, याद रखना। ओके, इंपॉर्टेंट है बेटे, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है अगला पॉइंट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है? तो बेटा रसायन उद्योग का। ठीक है, जो रसायन उद्योग है ये अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि हम बड़ी मात्रा में रसायन का प्रयोग करते हैं, उसको खाते पीते भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? तो हुमायूं ने जो है दीन पनाह नगर बनवाया था। ठीक है, याद रखना। जो हुमायूं था इसने दीन पनाह शहर बसाया था, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। कब बनाया था? 1533 में। ठीक है, तो हुमायूं ने जो है 1533 में दीन पनाह शहर का निर्माण करवाया था। आपको पता ही है कि 1532 में 1532 में हुमायूं ने शेर शाह को पराजित किया था। फिर 1539 में शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं का राज्य था। और 1540 में जो है बिलग्राम के युद्ध में या कन्नौज के युद्ध में जो है फिर शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, याद रखना। ठीक है, तो जो हुमायूं था ये 7 दिन जो है अलग अलग कपड़े पहनता था। ठीक है, मतलब ये ज्योतिष पर विश्वास करता था। उसके बाद में
यहाँ पर एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा किसने लिखी? तो हुमायूं नामा जो लिखी है वो गुलबदन बेगम ने लिख रखी, याद रखना, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। ठीक है, याद रखना, हुमायूं की बहन थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हुमायूं नामा का लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। स्टैटिक जीएस में ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, सुतापा तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ओडिशा से है। सुतापा तालुकदार जो है ये ओडिसी, ओडिसी एक शास्त्रीय नृत्य है, इससे संबंधित है। ठीक है, सुतापा तालुकदार जो है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो आप जो है ना, ये जो स्टैटिक जीएस है करंट की याद रखो, जो एसएससी पूछ रही है, बस फालतू कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एसएससी हाल फिलहाल में क्या पूछ रही है उनको याद रखो, क्योंकि एसएससी जो है लेटेस्ट ही पूछती है पीवाईक्यू। ठीक है, तो सुतापा तालुकदार जो है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है 4F, 4F कक्षा में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या कौन सी है? N4 A3 +1 +5। ठीक है, चलिए तो 10वीं क्लास का क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने। नेक्स्ट है भारत 2023 ताओयुआन तीरंदाजी, भारत 2023 ताओयुआन तीरंदाजी एशिया कप स्टेज 1 विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में 10 पदक के साथ तालिका में शीर्ष पे रहा। ठीक है, देखो जो भारत है वो 2023 में, ठीक है, ताओयुआन आर्चरी एशिया कप स्टेज 1, ताओयुआन में जो है तीरंदाजी एशिया कप हुआ। ठीक है, देखो दोबारा फिर समझो बेटा, भारत 2023 में ताओयुआन तीरंदाजी एशिया कप में, ठीक है, 10 मेडल के साथ में पहले स्थान पे रहा। ठीक है, याद रखना, तो भारत जो है ताओयुआन तीरंदाजी, ये देखो ये याद रखो बस, देखो कितनी गहराई से क्वेश्चन उठाया इन्होंने। ठीक है, ताओयुआन तीरंदाजी एशिया कप स्टेज 1 विश्व कप रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 10 मेडल के साथ में पहले स्थान पर है। किसमें? ताओयुआन तीरंदाजी एशिया कप स्टेज 1 में, यानी तीरंदाजी जो एशिया कप होगा वो कहाँ पर हुआ? ताओयुआन में हुआ। कहाँ पर हुआ? ताओयुआन, ये चाइना यहाँ पाओगा। ठीक है, ऐसे उठ पड़ांगा ना वहीं पावे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, करंट का क्वेश्चन का, याद रखना। ठीक है, चलिए तो पता है इससे क्या मिलता है जानकारी? इससे हमें बेटा जानकारी मिलती है कि जो तीरंदाजी कप है ना, तीरंदाजी में, आर्चरी में, ठीक है, किस किस ने मेडल जीते हैं, आप थोड़ा सा उनको भी देखें। ठीक है, तीरंदाजी से रिलेटेड किसको अर्जुन अवार्ड मिला है, किसको पद्मश्री दिया गया है, किसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक मैंने आपको बताया था, साथ ही साथ में करंट अफेयर का। ठीक है, याद रखना, जैसे यहाँ पर तीरंदाजी का पूछ लिया, तो बेटा तीरंदाजी के जो अन्य क्वेश्चन बनते हैं वो आप थोड़ा सा करंट अफेयर में ज़रूर देखें। ठीक है, साथ ही साथ में किनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, द्रोणाचार्य, है ना, और क्या नाम है उसका, अंतर्राष्ट्रीय मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार, ये सब चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक संक्रमित मादा फ्लेबोटोमाइन, फ्लेबोटोमाइन बालू मक्खी, फ्लेबोटोमाइन बालू मक्खी के काटने से फैलता है, जिसमें अनियमित जवर, वजन घटने, पलिया यकृत के आकार में वृद्धि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, अंत का लिस्मेनियासिस, ठीक है, जो है असली तो उसमें लिस्मेनियासिस, काला आजार उन्मूलन। ठीक है, याद रखना, देखो इसका मतलब क्या है, जो लिस्मेनियासिस जो है या काला आजार जो है, काला आजार जो रोग हैगा, ठीक है, वो एक संक्रमित मादा फ्लेबोटोमाइन बालू मक्खी, किसके द्वारा होता है बेटा? फ्लेबोटोमाइन, फ्लेबोटोमाइन, फ्लेबोटोमाइन बालू मक्खी के काटने से फैलता है। किसके कारण? फ्लेबोटोमाइन
बालू मक्खी के काटने से फैलता है, जिसमें अनियमित जवर, वजन घटने तथा प्लीहा और यकृत के आकार में वृद्धि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये लिस्मेनियासिस काला आजार उन्मूलन होगा। ठीक है, याद रखना। भारत में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों के डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया? नाबार्ड ने। किसने किया? नाबार्ड ने। ठीक है, याद रखना। तो नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई बेटा? 1982 में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कब हुई? 1982 में। ओके, ये आप याद रखना। तो भारत में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों के डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति, ठीक है, तो प्रोजेक्ट ई शक्ति किससे संबंधित है? ये जो प्रोजेक्ट ई शक्ति है बेटा, ये नाबार्ड से संबंधित है। नाबार्ड बैंक ने चलाया है। ठीक है, तो नाबार्ड बैंक कब बना था? 1982 में बना था बेटा। क्यों चलाया है? जो भारत में स्वयं सहायता समूह होते हैं गांव में, आपने समूह के बारे में सुना होगा, तो उनको डिजिटलीकरण करने के लिए, मतलब उनको मोबाइल फ़ोन बांटने के लिए, ठीक है ना, ये योजना चलाई गई है। नाबार्ड बैंक कब बना था बेटा? आपको पता ही है, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखना। तो थोड़ा सा बैंकिंग का जो सिस्टम है वो आप याद रखना, है ना। मैंने बताया है आपको, जिसमें आरबीआई जो बैंक है वो कब बना था बेटा? 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1937 में काम करना शुरू करा था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। 1956 में जो है इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जो है एसबीआई नाम दिया गया था। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, वो है आपका, जो आपके 14 बैंक थे, जो आपके 14 बैंक थे, उनका राष्ट्रीयकरण 1969 में कर दिया गया था। ठीक है, उस समय इंदिरा गांधी जो है क्या थी? उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ओके, याद रखना। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है बेटा नोवा। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, तो ब्रिटिश संविधान से हमने क्या ले रखा है बेटा? भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया है? ब्रिटिश संविधान से लिया है। ठीक है बेटा, अब देखो आपके ये ब्रिटिश संविधान आ गया, है ना। आपने देखा होगा पिछले सेट में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन था कि किस देश से क्या हमने ले रखा है, इसका क्वेश्चन आता है। और एक सबसे बड़ी बात है, नीति नहीं दे सकता तो, ठीक है ना बेटा। ये जो नीति निर्देशक तत्व है, निदेशक तत्व है आपके, ठीक है, इनसे आपका 100% क्वेश्चन आता है, याद रखना। ठीक है, तो अपनी लुसेंट की बुक में जो नीति निर्देशक तत्व है आपके, ठीक है, 36 से 51 तक, उनको जरूर देख लिए, अच्छी तरीके से देख लेना बेटा। 100% क्वेश्चन आता है आपका, इस टॉपिक को आप कवर कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो जो छात्र जुड़ गए हैं, प्लीज़ आप सभी ध्यान से पढ़ाई करें। आप सभी को आज अहोई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारी क्लास नंबर 2 है इस सीरीज की। ठीक है, क्लास नंबर 2 है बेटा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए बनाई जा रही है। क्योंकि आपका पेपर दिल्ली पुलिस का जो है अभी है 14 तारीख से शुरू है, और सभी बालकों के स्टेटस शो हो गए है, किसका कब पेपर है, किस शिफ्ट में है, कौन से शहर में है। तो आप सभी अपने जो है एडमिट कार्ड को चेक कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से अपना तैयारी करिएगा। ठीक है बेटा, जो नए बालक है, इससे पहले हमारी एक क्लास आई थी, आप उसको भी देखना, कल वाली को, इसको भी देखना। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपके एसएससी ने पूछ रखे हैं, आपको पैटर्न पता लग जाएगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा बस। ओके, तो 9वां क्वेश्चन क्या हमारा? भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है बेटा? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, याद रखना। और भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वह भी ब्रिटिश संविधान से ले रखी। एकल नागरिकता का प्रावधान भी ब्रिटेन के संविधान से ले रखा, हमने, याद रखना। अगला है 10वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका ये। आपको पता ही है, इस समय हमारे जो वायसराय थे कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कौन थे बेटा? लॉर्ड डफरिन। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी। ओके, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आणविक सूत्र C3H4O वाले उस रासायनिक यौगिक का नाम क्या है जिसका उपयोग एक्रेलिक अम्ल और एक्रिलेट एस्टर के रूप में किया जाता है? तो वह आपका एक्रोलीन। क्या है? एक्रोलीन। 12वां है, 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाते हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस।
ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है स्टैटिक जेस में। तो 2 अक्टूबर जो है, 2 अक्टूबर 1869 को कौन पैदा हुए थे? महात्मा गांधी हुए थे। और 1869 में जो है सुएज नहर खोली गई थी, याद रखना। ठीक है, 1869 में जो है सुएज नहर खोली गई थी बेटा, याद रखना। और 1956 में क्या करा था? उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 अक्टूबर को जो है आपका एक तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, एक गांधी जयंती मनाई जाती है, गांधी जयंती मनाई जाती है, और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है, यानी शास्त्री जयंती मनाई जाती है बेटा। ठीक है, और 2 अक्टूबर 1959 को जो है 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से, कहाँ से? नागौर से, राजस्थान के नागौर से जो है पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। और पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था बेटा, वो कब दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा एक बार सभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्लास को अच्छे से देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए 13वां क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 22 है वो किससे संबंधित है बेटा? तो वो है आपका निवारक नज़रबंदी से। किससे है? निवारक नज़रबंदी से। ठीक है, याद रखना। तो अनुच्छेद 22 जो है निवारक नज़रबंदी से है। ठीक है, देखो 2 क्वेश्चन होगा आपके शुरुआत में ही। ठीक है, यानी आपके देखो मौलिक अधिकार से, मौलिक अधिकार हो गया, उसके बाद नीति नहीं दे सकता तो हो गए मौलिक कर्तव्य हो गए। ठीक है, इनसे आपके 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, और किस देश हमने क्या लिया है। ठीक है, शुरुआत में। ओके, याद रखना। तो आर्टिकल जो 22 है वो निवारक नज़रबंदी से संबंधित है। 14वां, हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1980 के दशक की अवधि शामिल की गई थी। ठीक है, जो हरित क्रांति है उसके दूसरे चरण में जो है 1980 के दशक की अवधि को शामिल किया गया था। हरित क्रांति के जनक भारत में कौन थे बेटा? एम.एस. स्वामीनाथन। अभी मर गए, ये इंपॉर्टेंट है। एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, याद रखना, एम.एस. स्वामीनाथन। ओके, और दुनिया में किसको कहा जाता है बेटा? नॉर्मन ई बोरलोंग को। किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलोंग को। ठीक है, याद रखना। अगला है बेटा इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2022, इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020, इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता था? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। ओके बेटा, तो आज हमने संडे वाले दिन जो है स्पेशल क्लास ली थी। उस स्पेशल क्लास में मैंने करंट अफेयर और आपका साधारण ब्याज का एंड कर दिया है दिल्ली पुलिस के लिए बेटा। ठीक है, तो अभी जो छात्र आज नहीं आए थे प्लीज़ वे अपनी स्पीडी की बुक ले लीजिए, जो अपनी भर्ती के लिए गंभीर है, जिनको जीडी का पेपर देना है, यूपी पुलिस का पेपर देना है। ठीक है, 1 नवंबर तक अपडेट है, पूरी किताब पे आपके 2-3 दिन में टिक लग जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य ने किया बेटा? मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? हम सोया प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या बेटा? वन है, वनों का राज्य भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा आपके बाग भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन की कौन सी फुटबॉल टीम बर्नब्यू स्पेन की कौन सी फुटबॉल टीम बर्नब्यू में अपने घरेलू खेल खेलती है? रियल मैड्रिड। कौन सी? रियल मैड्रिड। ठीक है, याद रखना, कौन सी? रियल मैड्रिड। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का, थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा इसका। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, देखो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का बेटा 16वां और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद कर लेना। तो स्पेन की कौन सी फुटबॉल टीम बर्नब्यू में अपने घरेलू खेल खेलती है? रियल मैड्रिड टीम। ठीक है,
तो स्पेन की राजधानी क्या मैड्रिड है, स्पेन की राजधानी क्या बेटा मैड्रिड है, मैड्रिड। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है बुल फाइटिंग, क्या है सांड की लड़ाई, सांड फाइटिंग लड़ाई, सांड की लड़ाई, ठीक है याद रखना। ओके चलिए रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, सितार के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। जो रविशंकर है वो किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, सितार के लिए, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने देखा ये सितार वादक, गिटार वादक, शास्त्रीय नृत्य वाले, ठीक है, इनका क्वेश्चन तो बेटा 100% तुम्हारे पेपर में नहीं आना है, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन फंसेंगे, अपना अच्छी तरीके से याद कर लो यूट्यूब से इनको, ठीक है, फायदे में आ जाओगे दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है ना। चलिए तो 17वां क्वेश्चन आपका स्टैटिक का है, रविशंकर सितार वादक है, इससे पहले सेट में भी ये 2 सेट में क्वेश्चन था, ठीक है। चाली, झुमुरा, नादुभंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, सत्रिया, ठीक है। तो चाली, झुमरा, नादुभंगी, चाली, झुमरा, नादुभंगी, चाली, झुमरा, नादुभंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, सत्रिय से, किससे, सत्रिय से, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। चलिए आगे 2022 में IWF 2022 में IWF में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक गुरु नायडू सेनापति 2022 में 2022 में IWF में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक गुरु नायडू सेनापति किस राज्य से है, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर का बेटा और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। तो वेट लिफ्टिंग में जो है, वेट लिफ्टिंग में जो है गुरु नायडू सेनापति ने जो है क्या जीता बेटा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 2022 में। ओके बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा, केरल की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, ठीक है। जो केरल की साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है बेटा, याद रखना। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, केरल की, याद रखना। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो जनसंख्या क्वेश्चन भी आपका जो है आते आपके पेपर में, तो थोड़ा सा जनसंख्या नगरीकरण को भी आप देख लेना, ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट होगा। अगला है बेटा क्वेश्चन सरकार ने 1037.90 करोड़ के बजट के साथ वित्त वर्ष तक 5 साल के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, यानी एक कार्यक्रम है ये, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसका बजट में कितना पैसे का मतलब जो है मतलब इसमें कितना पैसा सरकार ने दिया है, तो 1037 करोड़ 90 लाख रुपए, ठीक है। 1037 करोड़ 90 लाख रुपए सरकार ने जो है बजट में इसकी व्यवस्था करी है, ठीक है। तो ये कब से कब तक का है बेटा, तो ये आपका 2022 से 23 तक रहा, और फिर 2026 से 27 तक, ठीक है, याद रखना। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है 2022 से लेकर 2027 तक चलेगा, ठीक है, याद रखना इम्पोर्टेंट है। ओके चलो आगे। किसी व्यक्ति के 10 रुपये का सिक्का रखने के लिए तैयार होने के पीछे क्या कारण है, 22वां है, किसी व्यक्ति के 10 रुपये का सिक्का रखने के लिए तैयार होने के पीछे क्या कारण है बेटा, इसका मूल्य जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा समर्थित होता है। वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिसे बाद में रामकृष्ण मिशन परमहंस या रामकृष्ण परमहंस के नाम से जानते हैं, तो वो था बेटा आपका गदाधर चट्टोपाध्याय, यानी रामकृष्ण परमहंस का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, गदाधर चट्टोपाध्याय नाम है उनका वास्तविक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके
तो ये क्वेश्चन आपका जो है आधुनिक भारत से आ रहा है, ये आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा 23वां हो गया। 24वां, मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? इरविंग फिशर ने। किसने दी थी? इरविंग फिशर ने। तो मौद्रिक भ्रम जो है, मनी इल्यूशन की जो अवधारणा थी वो किसने दी थी? इरविंग फिशर ने दी थी। किसने दी थी? इरविंग फिशर ने दी थी। ठीक है, मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी बेटा? इरविंग फिशर ने दी थी। तो 23वां क्वेश्चन क्या है? वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना गया? गदाधर चट्टोपाध्याय। मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? इरविंग फिशर ने दी थी। 25वां बेटा आपका, एनहाइड्राइट की जल योजन अभिक्रिया के दौरान कौन सा उत्पाद बनता है? तो वह आपका बेटा जिप्सम। कौन सा बनता है? जिप्सम। ठीक है, चलिए तो एक बार सभी स्टूडेंट जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबाइए बेटा। ठीक है, अब हम करेंगे सेट नंबर 6। सेट नंबर 6। ठीक है बेटा, 3 अगस्त सेकंड शिफ्ट। ओके, पहला टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक की संख्या कितनी है? 1। करंट अफेयर क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, मैंने करवा भी रखा है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए गोल्ड मेडल की संख्या कितनी है? 1 होगी, याद रखना, इंपोर्टेंट है। ओके, अगला है सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है? स्वामित्व, समावित्व, समावित्व, स्वामित्व। ठीक है, याद रखिए, कौन सा बेटा? स्वामित्व, ऐसे बनेगा स्वामित्व। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है ओणम खालिस्तान का एक राज्य त्योहार है केरल का। इंपॉर्टेंट है, ओणम इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या बेटा? पृथ्वी की ओर वायु और बाहरी मंडल विकिरण से बचाना। पृथ्वी की ओर वायु और बाहरी मंडल विकिरण से बचाना। ठीक है, याद रखना। चलो, 4 है आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कुचिपुड़ी नर्तक वी सत्यनारायण शर्मा। कुचिपुड़ी नर्तक वी सत्यनारायण शर्मा को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री से। ठीक है, कुचिपुड़ी नर्तक है, यानी एक आदमी है जो कुचिपुड़ी डांस के लिए प्रसिद्ध होगा, उसे कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया बेटा? वो पुरस्कार का नाम क्या आपका? पद्मश्री। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटिक का ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना इसको। तो कुचिपुड़ी नर्तक वी सत्यनारायण शर्मा है। ठीक है, छठा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है बेटा? 17.7% है। ठीक है, अब देखो जनसंख्या वाला क्वेश्चन आता है, तो बेटा उम्मीद ये है आपसे कि आप जनसंख्या को जरूर देख लेना अपनी स्टैटिक की किताब में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। तो छठा क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.7% है। कितनी है? 17.7% है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन, अरविंद पारिक का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो अरविंद पारिक है इसका संबंध किससे है? सितार से। अरविंद पारिक का संबंध सितार से है। जो अरविंद पारिक है आपका, इसका संबंध किससे? सितार से है। ठीक है, तो अरविंद पारिक का संबंध किससे है? सितार से है। 2011 में 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई बेटा? 17.7% हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? जन्म दर, मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण घटक है। तो ये कथन आपका गलत है। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की एक विशेषता नहीं है? कौन सी भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की एक विशेषता नहीं है? ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम
TPP किस वर्ष शुरू किया गया था? 1975 में। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका जो है पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है। तो 20 सूत्री कार्यक्रम जो है कब रखा गया था? 1975 में। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, याद रखना। तो 20 सूत्री कार्यक्रम जो है 1975 में चलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा 11वां। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? नंबर 1 है आपका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की आपकी स्वतंत्रता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है उनको उल्लेख किया गया है। विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आस्था की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, याद रखना। अगला है एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 39। देखो मैंने बताया था ना आपको कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो नीति निर्देशक तत्व है बेटा, इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन 100% आता है। देखो आ रहा है ना, अभी बताया था, तो याद कर लो पक्का। ठीक है, तो अनुच्छेद 39 जो है ये समान काम के लिए समान वेतन का प्रबंध करता है। ठीक है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, कई सारे एग्जाम मान लिया। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून के निर्वर्तन के दौरान वर्षा होती है? तमिलनाडु में। ठीक है, किसमें होती है? तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन आपका पैट मारा था, पैट मारा था ना, ये क्वेश्चन आपका पैट मारा था 28 अक्टूबर को, जो पहली शिफ्ट का पेपर था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स। ठीक है, राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है बेटा? फारसी में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? फारसी में लिखी गई, याद रखना। ठीक है, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में लिखी गई, याद रखना। ठीक है, चलिए राजा राम मोहन राय को जो है पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, याद रखियो। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण का सबसे सही अनुमान है? राजकोषीय घाटा है। चलिए ये बजट का क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, 16वां है बेटा ढिमसा लोक नृत्य। कौन सा? ढिमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? अराकू घाटी। किसके द्वारा किया जाता है? अराकू घाटी। तो ढिमसा लोक नृत्य जो है अराकू घाटी द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, और आपका जो है स्टैटिक जीएस का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 17वां ग्लाइकोजन की एकलक इकाई क्या है? ग्लूकोज। ग्लाइकोजन की एकलक इकाई क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, याद रखना। 18वां है विच पार्ट ऑफ द सेल कन्वर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। यानी जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, उनको एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्री खोज किसने की थी? सी बैंडा ने। किसने की थी? सी बैंडा। याद रखो। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है बेटा, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, समुद्री जल में कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। क्या होता है बेटा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। जो हमारा समुद्री जल होता है उसमें कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला होता है? सोडियम क्लोराइड, याद रखना, इंपोर्टेंट है। ठीक है, मोटा नमक। चलिए 20वां है स्पोर्टर स्पोर्टस्टर स्पोर्टस्टर ईस्ट स्पोर्ट्स कॉनक्लेव 2023 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने इमर्जिंग हीरो पुरस्कार जीता? तितास साधु। ठीक है, देखो स्पोर्ट स्टार ईस्ट स्पोर्ट्स कॉनक्लेव, ठीक है, पढ़ अपने हिसाब से जो भी लिख रहा हूँ। स्पोर्ट स्टार ईस्ट स्पोर्ट्स कॉनक्लेव 2023 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को इमर्जिंग हीरो के रूप में पुरस्कार दिया गया है? इसका नाम है तितास साधु। मैं तो पहली बार सुना से,
ठीक है, ये करंट अफेयर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कहाँ पर। ठीक है, मैंने पहले बताया था, देखो आईसीसी वर्ल्ड कप, वुमेन आईपीएल है ना, आदमी का आईपीएल, और आईसीसी से पहले वाला का, और ये जो चल रहा है ये भी है ना, ऑस्ट्रेलिया भारत का जो टेस्ट हुआ था वो वाला, एशियन कप हो गया, दुनिया भर के जितने भी कप हो रहे क्रिकेट वाले, खासकर विराट कोहली, रोहित शर्मा, ठीक है, शुभमन गिल, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले गए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं, आईसीसी की रैंकिंग, ये सारी चीज़ें आप याद रखना। 100% इनका क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, हट नहीं सकता बिल्कुल भी। सरकारी बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी प्राप्तियां और सरकारी व्यय के अनुमानों का विवरण है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च बेटा, ठीक है, याद रखना। चलिए 22वां है, भारत का पहला और दुनिया का दूसरा 100% मेथेनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण बेंगलुरु में किया गया था। कब किया गया था? बेंगलुरु में। कब किया गया था बेटा? बेंगलुरु में। ठीक है, याद रखना। चलिए 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की राष्ट्रीय पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति 2007 का उद्देश्य नहीं है? तो पुनर्वास की परवाह किए बिना पुनर्स्थापना पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है बेटा 24वां, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने। इंपॉर्टेंट है। तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है, तंजौर का जो राजा राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर है, ठीक है, वो राजा राजेश्वर ने बनवाया था, ये भी याद रहा क्यों। ठीक है, तो चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तंजावुर थी। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय था। इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, याद रखना। इनके पास में जल सेना भी थी। 25वां क्वेश्चन देखो, सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा ज्यूरिक में 88.44 मीटर, सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिक में जो है 88.44 मीटर के थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल 2022 से खिताब जीतकर डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। करंट अफेयर क्वेश्चन देखो, ओके। तो नीरज चोपड़ा के बारे में तो आप याद रखियो, जो नीरज चोपड़ा है इसके बारे में तो जरूर आप याद रखना, कई सारे क्वेश्चन इसके बनेंगे। ठीक है भाई, ओके बेटा। तो ये हमारा सेट नंबर 2 था और क्लास नंबर 6 थी अब तक। ठीक है, अब हम क्लास नंबर 7 देखेंगे। तो जो छात्र जुड़ गए हैं आप सभी का स्वागत है, सभी को प्यार भरा नमस्कार बेटा। अहोई की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और आगामी दिवाली की भी एडवांस में शुभकामनाएं। ठीक है बेटा, चलिए तो अब हम सेट नंबर 7 देखेंगे। एक बार सभी छात्र जो है क्लास को लाइक कर दीजिएगा बेटा। ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिए पहले एक बार, कोई भी लाइक नहीं करता बिल्कुल भी। ठीक है, और अपने दोस्तों को जो है इसका लिंक शेयर कर दीजिए। जो नए बालक है वे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, कर दीजिए एक बार सभी। जो जो जुड़ चुके हैं वो कमेंट करके जो है अपना फीडबैक जरूर दें, अपनी हाजिर लगा दो जो जो स्टूडेंट हमारी क्लास देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्लास की ओर। चले बेटा, चलिए सेट नंबर 7 है बेटा, 3 अगस्त 2023 थर्ड शिफ्ट पर आगे। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता है? तो संविधान इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता। जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, देखो ये सारे क्वेश्चन इन सारे मौलिक कर्तव्य, नीति नहीं दे सकता तो मूल कर्तव्य, इनसे तो क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आना ही है। ठीक है, याद रहा क्यों। तो जो हमारा काम रह गया, हाँ, जो मौलिक कर्तव्य है, जो मौलिक कर्तव्य है इन्हें संविधान जो है डायरेक्ट लागू करने का प्रावधान नहीं करता है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से ले रखे हमने? मौलिक कर्तव्य हमने ले रखे रूस के संविधान से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से ले रखे बेटा? रूस के संविधान से ले रखे। जबकि मूल अधिकार कहाँ से ले रखे? अमेरिका से। मूल अधिकार कहाँ से ले रखे? यूएसए से। नीति नहीं दे सकता तो कहाँ से ले रखे? आयरलैंड से ले रखे, याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अगस्त 2022 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में
किस भारतीय खिलाड़ी जोड़ी ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए, कॉमनवेल्थ जो गेम हुए, कॉमनवेल्थ जो गेम हुए 2022 वाले, ठीक है, तो इसमें किस भारतीय जोड़ी ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता? ठीक है, तो ये आपके सात्विक साईराज सात्विक साईराज कौन है बेटा? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। एक बार फिर देखिए, कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो नाम क्या है इसका? सात्विक साईराज, सात्विक साईराज। ठीक है भाई, यहाँ बंदर परेशान करो और कुछ नहीं होगा, ठीक है नहीं? मेरे बेराजा ऐसी और मैं शब्द ऊपर बैठा खुले में बिल्कुल। तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, एक तो ये है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ठीक है, इन दोनों की जोड़ी ने जो है क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा CHOH के एक मोल में परमाणु की संख्या को सही दर्शाता है? 3.6 इंटू 10⁻⁻20 3.6 इंटू 10⁻24। ठीक है, थोड़ा गलत लिख रहा है, 1024 नहीं 10⁻24 बेटा, याद रखना। क्या है ये जो है ना, 10⁻24 ऐसे, ये गलत लिख रहा। तो 3.6 इंटू 10⁻24 याद रखना। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है बेटा। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, फोर्थ। निम्नलिखित में से किसने बुल्गारिया के सोफिया में जाने पर चल नीचे। निम्नलिखित में से किसने बुल्गारिया के सोफिया में, बुल्गारिया के सोफिया में, ठीक है याद रखना, बुल्गारिया के सोफिया में, यानी बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, याद रखना। बुल्गारिया की राजधानी क्या? सोफिया। बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता बेटा रोहित दहिया ने। ठीक है, तो बुल्गारिया के सोफिया में विश्व कुश्ती अंडर-20 2022, ठीक है, वर्ल्ड रेसलिंग अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता। नाम क्या उसका? रोहित दहिया है। क्या नाम है? रोहित दहिया है। ओके, याद रखना। तो विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक किसने जीता बेटा? रोहित दहिया ने जीता, याद रखना। ठीक है, चलिए, और इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। भरत कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन है? हरिसेन। भरत कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन है? हरिसेन। इसका संबंध किससे बेटा? समुद्रगुप्त से है, समुद्रगुप्त से है। ठीक है, और हरिसेन ने जो है पर्याग प्रशस्ति लेख की रचना करी, पर्याग प्रशस्ति लेख की रचना करी। ठीक है, ये भी याद रखना। ओके, चलिए, तो भरत कथा के लेखक कौन है? हरिसेन है। हरिसेन जो था समुद्रगुप्त के दरबार में था, दरबारी इतिहासकार था उसका। पर्याग प्रशस्ति लेख की रचना इसने करी है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, वीणा वादक भी कहा जाता है। छठा, कौन सा नृत्य गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है? तो टिप्पणी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है टिप्पणी। ठीक है, जिंदगी पर टिप्पणी कर दी इसने। तो टिप्पणी जो है गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है। ठीक है, किसका है? गुजरात का। टिप्पणी आपका जो है गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है। किसका बेटा? गुजरात का एक लोक नृत्य है, याद रखना। तो कौन सा नृत्य गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है? टिप्पणी आपका, याद रखना। ठीक है, चलिए कौन सा बेटा? टिप्पणी। सातवां, RBI ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए नियामक ढांचा पेश किया? 2022। ठीक है, करंट अफेयर क्वेश्चन है सातवां भी, याद रखना। RBI जो है 1935 में बना था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? श्रीलंका की कंडिनियन नृत्य। कौन सी है बेटा? कंडिनियन नृत्य, याद रखना। ये भी आपका स्टैटिक का क्वेश्चन होगा, कंडिनियन नृत्य। ठीक है,
नेक्स्ट है 9वां, कौन सा उन मूलभूत प्रश्नों में से एक नहीं है जिसका प्रयोग समाज को जवाब देने की आवश्यकता है। वस्तुओं का विनिमय कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है। 1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते? देखो कि ये क्वेश्चन पूछ रखा बावली पूछने। 1928 से लेकर 1980 के बीच में भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 8 गोल्ड मेडल जीते, याद रखना, ठीक है। 1928 से लेकर 1980 के बीच में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने। तो करंट अफेयर क्वेश्चन है और स्टैटिक का भी है, ठीक है। करंट अफेयर प्लस स्टैटिक दोनों का क्वेश्चन है ये। 2022 में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने पुथुमई पेन यानी मॉडर्न वुमेन कार्यक्रम की शुरुआत की। तो 2022 में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जो है, इन्होंने पुथुमई पेन मॉडर्न वुमेन कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक नामांकित सभी छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मासिक सहायता दी जाएगी 1,000 रुपये। ये तो मैंने आपको जो कल इस पीडी में टिक लगा दी थी, योजना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, मूल अधिकार, ये सारे के सारे हमने कहाँ से ले रखे? अमेरिका के संविधान से ले रखे बेटा, याद रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कारण से मुद्रा को अन्य भौगोलिक परिसंपत्तियों से अलग किया जा सकता है जो मूल्य मूल्य के संचयन का कार्य कर सकते हैं? तो मुद्रा का संचयन करना आसान होता है। क्या होता है? मुद्रा का संचयन करना आसान होता है, याद रखना, ठीक है। 14वां है बेटा, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी पर है? ये शरावती नदी पर है, कर्नाटक में, ठीक है। तो जोग या गरसोप्पा जो जलप्रपात है ये कर्नाटक में है, शरावती नदी पर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट 15वां, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। वसूली की गई फीस जुर्माना एक गैर प्राप्ति है। 16वां है, ए झावा जाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु जिन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? केरल में, ठीक है। तो नारायण गुरु जो नारायण गुरु थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में, ठीक है बेटा। तो ए जावा जाति से कौन आते थे? ए जावा जाति से कौन आते थे बेटा? नारायण गुरु आवे थे। ए जावा जाति से नारायण गुरु आवे थे, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था बेटा? केरल में हुआ था। कहाँ पर? केरल में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, दक्षिण एशियाई नृत्य में वन डांस यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे दिया गया? स्मिता वाडनेकर को। दक्षिण एशियाई नृत्य में, ठीक है, साउथ इंडियन जो डांस होता है उसमें वन डांस यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट 2021 का खिताब किसे दिया गया? स्मिता वाडनेकर को, ठीक है। किसे दिया गया? स्मिता वाडनेकर को। ये बेटा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है, ओके। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को लॉर्ड मैकाले द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को लॉर्ड मैकाले द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। यानी भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है इसकी स्टार्टिंग लॉर्ड मैकाले ने की थी, याद रखना, ठीक है, 1834 में। कब? 1834 में, ओके। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय भारत में था, ओके। बड़ा आराम था यूँ। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे कर्नाटक संगीत की रानी, क्या बेटा? कर्नाटक संगीत की रानी, क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस शख्सियत को कर्नाटक संगीत की रानी क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक के रूप में जाना जाता है? MS सुब्बालक्ष्मी। कौन है बेटा? MS सुब्बालक्ष्मी, ओके, याद रखना।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वीन ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहा जाता है? एम एस सुब्बालक्ष्मी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके बेटा, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, ठीक है, एम एस सुब्बालक्ष्मी, इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बेटा, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में। किस में मनाया जाता है? गुजरात में। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में, याद रखना, इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो रण उत्सव जो है गुजरात में मनाया जाता है, ये आप याद रखना, काफ़ी इंपोर्टेंट है, ठीक है। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में। चलिए 21वां, कौन सा कथन क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है? गर्म करने पर अचानक ठोस से द्रव में बदल जाता है। गर्म करने पर अचानक ठोस से गर्म करने पर अचानक ठोस से द्रव में बदल जाता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को उनके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन होगा भाई, चेन्नई को। डेट्राइट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? चेन्नई को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। भारत के किस शहर को उनके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? चेन्नई को। किसे कहा जाता है? चेन्नई को, ठीक है, याद रखना। भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? चेन्नई को, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 23वां, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विश्वव्यापी उन्मूलन के लिए संभावित दावेदार है? पोलियो। कौन सी बीमारी है बेटा? पोलियो। कौन सी है? पोलियो, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विश्वव्यापी उन्मूलन के लिए एक संभावित दावेदार है? पोलियो, ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए निम्न में से वह कौन सा कारण नहीं है जिस वजह से अंतिम वस्तु को ऐसा कहा जाता है इनका उपभोग सबसे आखिर में किया जाता है? ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये नेठम जो है, ठीक है ना। बस मान लो कि ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया जावे ताकि बड़क पोवे ना, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ढंग का नहीं दिया उन्होंने इकोनॉमिक्स का, सारे चुक पूछ रखे खमा खा कहीं पिटाई मांग रही। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु दर्शाते हैं? AW। छोड़िए इसको, ठीक है बेटा। देखो अब तक हमने 3 शिफ्ट के पेपर कर लिए हैं, अब हम देखेंगे चौथी शिफ्ट कब की? 3 अगस्त 2023। 3 अगस्त 2023 की चौथी जो शिफ्ट हुई थी, ठीक है, शाम वाली, इसके क्वेश्चन देखेंगे। ओके, चलिए, तो आप लोगों से गुजारिश है, आप सभी छात्र जो है अच्छी तरीके से क्लास को देखना बेटा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, जो छात्र जुड़ चुके हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें बेटा, और सभी जो है क्वेश्चन को ध्यान से सुने अच्छे से, ठीक है। बेफालतू में बातें ना करें क्योंकि उससे आपका माइंड जो है डाइवर्ट रहेगा। आपका पेपर सिर पे है, 15-20 10-15 दिन पढ़ लीजिए, सबके एडमिट कार्ड आ गया, मैंने कई बार बता दिया, अपने एडमिट कार्ड चेक कर लीजिए, अपनी स्ट्रेटेजी बना के अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए बेटा, ठीक है। चले, चलो, ओके। पहला क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमकुम दर को कथक में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है ये इंपॉर्टेंट है, आप 2030 के जरूर देख लेना, 2022 के देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमकुम दर को कथक में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, ठीक है बेटा, ओके बेटा, चलो। तो ये पहला क्वेश्चन बेटा आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ
क्या है? तो विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र, तो ITCZ जो है निम्न दाब वाला क्षेत्र है विषुवत वृत्त पर, ठीक है, याद रखना। तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, चलिए तीसरा है बेटा, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी में? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो बेटा अपनी पंचवर्षीय योजना जो है, पंचवर्षीय योजना जो है उनको भी आप अच्छी तरीके से देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, दूसरी पर किस मॉडल पर आधारित है, पहली की खास बात क्या है, दूसरी खास बात क्या है, ठीक है ना। कितनी पंचवर्षीय योजना आपकी टोटल चल चुकी है, क्योंकि पैट में भी क्वेश्चन आ रहा था, हर भर्ती में इनका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना आप कवर कर लेना। चलिए 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी सीधी श्रृंखला एल्केन है जिसमें 12 कार्बन परमाणु होते हैं, जिनका उपयोग मिट्टी के तेल और कुछ जेट इंजन अनुसंधान, रबर और कारक प्रसंस्करण उद्योग में एक प्रमुख घटक के रूप में किया जाता है? डोडेकेन। क्या है? डोडेकेन। क्या है बेटा? डोडेकेन है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान की गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। ये क्वेश्चन मैंने आज ही करा आपको करंट अफेयर का, ठीक है, स्पीडी में। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022 ने खालिस्तान को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव दिया, राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, ठीक है, याद रखना। इंपॉर्टेंट है, आज ही मैंने ठीक लगवाया आपको करंट अफेयर की स्पीडी की बुक में। 1860 के दशक में किसने कार्बन डाइऑक्साइड में ताप आयतन के संबंध को व्यक्त करने के लिए गैसियन नियम की ज्ञान जांच की थी? थॉमस एंट्यूज ने। किसने? थॉमस एंट्यूज ने। 7वां, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार। तो सार्क का सदस्य नहीं है, म्यांमार है। सार्क को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? दक्षेस बोलते हैं। दक्षेस राजधानी का हेड ऑफिस कहाँ पर है इसका? काठमांडू। काठमांडू नेपाल है। नेपाल में अभी भूकंप आ गया, करीब 200-250 आदमी मर गया वहाँ से, ठीक है। दक्षेस हो गया, काठमांडू इसका हेड ऑफिस हो गया। म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। म्यांमार की राजधानी क्या? नेपिताओ। म्यांमार की राजधानी क्या? नेपिताओ। नेपिताओ, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीर कासिम का नाम भारत के किस युद्ध से संबंधित है? मीर कासिम का नाम भारत के किस युद्ध से संबंधित है? बक्सर के युद्ध से। कौन से युद्ध से है? बक्सर के युद्ध से। तो मीर कासिम का नाम भारत के किस युद्ध से संबंधित है बेटा? बक्सर के युद्ध से संबंधित है, याद रखना। मीर कासिम का नाम भारत के निम्न में से किस युद्ध से संबंधित है? बक्सर के युद्ध से, ठीक है। कब हुआ था? 1764 में। ओके, देखो ब्लैक होली घटना 1756 में, पलासी का युद्ध 1757, यार सारे गलत लिखे जा रहे हैं। देखो ब्लैक होली घटना 1756, 20 जून 1756। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को। बेदरे का युद्ध 1759 में। पलासी के युद्ध में क्या हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। बेदरे के युद्ध में जो है डचों को पराजित करा था, डचों को हराया था अंग्रेजों ने। 1760 में क्या होता? वांडीवास का युद्ध हुआ था, इसमें फ्रांसीसियों को हराया था अंग्रेजों ने। 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजों ने जो है दिल्ली के बादशाह प्लस बंगाल के नवाबों की संयुक्त सेना को हरा दिया था, ठीक है, याद रखना। चलिए 9वां, भारतीय ग्रैंड मास्टर में से किसने फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता? सविता श्री। किसने जीता? सविता श्री ने, ठीक है, याद रखना। और ये फाइड वाला जो है इंपॉर्टेंट है, देखो यहीं पर बता रहा हूँ आपको मैं, जो फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप है, ठीक है, इसमें 2023 में जो है जो विजेता रहा 2023 में, वो रहा कार्ल मैग्नसन। कौन रहा बेटा? मैग्नसन, ठीक है, मैग्नसन ये नॉर्वे का है, राजधानी ओस्लो है। दूसरे नंबर पे रहा आर प्रगनंदा। कौन रहा? आर प्रगनंदा। आर प्रगनंदा, याद रहा के 100% क्वेश्चन आपके पेपर में 100 के 100% लिख कर दे रहा है इस बात को मैं, ठीक है। तो 2023 में जीता कौन है? मैग्नस कार्लसन, ठीक है, कहाँ का? नॉर्वे का, राजधानी का ओस्लो, ये तो जीता है। दूसरे नंबर पे आर प्रगनंदा रहा, ये भारत का है। और 21 साल बाद में कोई भारतीय है जो फाइड के इस फाइनल में पहुंचा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं।
एकल कोशिका या कणों का तेजी से विश्लेषण करने के लिए किस कोशिका विश्लेषण तकनीक का उपयोग किया जाता है? जब वे उभय प्रतिरोपित लवण आधारित विलयन में निलंबित एवं एकल लेसरों के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। प्रवाह कोशिका मिति, ठीक है। सारे 12th वाले क्वेश्चन पूछ रखी, पता नहीं पी का बैठेगी पेपर बनाना। गुलाबो सपेरा, गुलाबो सपेरा का संबंध किस नृत्य शैली से है बेटा? कालबेलिया, ठीक है। गुलाबो सपेरा जो है इसका किससे संबंध है? कालबेलिया। कालबेलिया क्या होता है? कालबेलिया तो आपको पता ही होगा, शिकारी होता है वैसे कालबेलिया, ठीक है, याद रखना। तो गुलाबो सपेरा का जो संबंध है वो किससे होता है बेटा? कालबेलिया, ठीक है, नृत्य शैली से, ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट है। अगला है, देखो यहीं पर स्टेटिक भी आपकी साथ के साथ कवर हो रही, ठीक है। कालबेलिया, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जाती है? कपास। और मिट्टी काली, फसल कैसी है? खरीफ की है। कपास कैसी फसल है? खरीफ की फसल लगी। और मिट्टी कैसी है बेटा? मिट्टी है काली। 13वां है, तिलोत्तमा सेन, तिलोत्तमा सेन ने मिस्र के कायरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं में 10 मीटर एयर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, ठीक है। तो तिलोत्तमा जो सेन है, जो तिलोत्तमा सेन है, तिलोत्तमा सेन जो है इसने मिस्र के कायरा में ISSF विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इंपोर्टेंट है, याद रखना, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। और 2023 का देखो, इसलिए इंपोर्टेंट होगा, याद रखियो। तिलोत्तमा सेन। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बेटा? ये छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं। 15वां, लुई नगाई त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मणिपुर से। किससे है? मणिपुर से। किससे है? मणिपुर से, ठीक है। त्योहार का संबंध किससे बेटा? मणिपुर से, याद रखना, इंपोर्टेंट है। भारतीय संविधान के कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता है? लागू नहीं किया जा सकते। नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है संविधान लागू नहीं करवाता, ये राज्य के ऊपर डिपेंड है, लागू करना नहीं करना, ठीक है। ये दूसरी बार आ लिया क्वेश्चन आपका, देखो आपके याद हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन, आमतौर पर कुल मांग पर सरकारी खर्चे में वृद्धि की तुलना में करों में कम गुणक प्रभाव होगा। क्या होगा? कम गुणक प्रभाव होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? बम्बई अधिवेशन में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? बम्बई अधिवेशन में। तो भारत छोड़ो कब चला था आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था? 1942 में। कहाँ से चला था? बम्बई से, ठीक है, याद रखना। इसमें करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तापी नदी। कौन सी है? तापी नदी, ठीक है, याद रखना। किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन की आय व्यय के बराबर होती है? शून्य है। यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों को दुगुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे पे क्या प्रभाव पड़ेगा? 100% बढ़ जाएगा। यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों को दुगुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में क्या परिवर्तन होगा बेटा? 100% बढ़ जाएगा, ठीक है। वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ी दोनों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? वह कॉर्प बॉल। कौन सा है? कॉर्प बॉल, यानी एक ऐसा खेल है जिसे महिला और पुरुष एक साथ खेल सकते हैं, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कॉर्प बॉल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक है? खय्याम। एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक है, खय्याम है, ठीक है, याद रखना। 24वां है, जयमल पत्ता वे योद्धा थे। जयमल और पत्ता वे योद्धा थे। जयमल और पत्ता वे योद्धा थे जिन्हें जिन्हें के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था? चित्तौड़। तो जयमल और पत्ता वे योद्धा थे जिन्हें चित्तौड़ के किले की रक्षा करने के लिए नियुक्त करा गया था, याद रखना। अगला है बेटा, मुद्रा की पूर्ति का उपाय M1 M2 M3 M4 इस क्रम को दर्शाता है। तरलता का घटता क्रम। किसे? तरलता का घटता क्रम, ठीक है बेटा। तो ये आज हमने जो है 3 अगस्त के सारे पेपर कर लिए बेटा,
ठीक है। और आप लोग से उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से क्लास को देखें। देखो, एक बार देखने से बेटा काम नहीं चलने का। आपका पेपर है, इन क्लास को जो है आप, ठीक है, 2-2 3-3 बार अच्छे तरीके से देखिएगा, आपके याद होनी चाहिए चीज़ें। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, एक, ठीक है ना। और ये 4 अगस्त 2023 का जो पेपर हुआ था, सारी शिफ्ट के क्वेश्चन की क्लास कल होगी। यानी आज ये क्लास नंबर 2 है बेटा, और कल आपके जो मंडे को क्लास नंबर 3 आएगी, ठीक है। तो डेली आप क्लास को देखा करें, समय पाइएगा, मिस मत करा करो बस, ठीक है। जो छात्र जुड़ चुके हैं उनको, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने पूरी क्लास देखी उनका उससे भी ज़्यादा धन्यवाद बेटा, ठीक है। क्लास को जरूर देखा करें, डेली आपकी क्लास आती है। जो नए छात्र है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।